नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। इस कोरोना ने हमको और आपको क्या से क्या बना दिया। आप पीछे मुड़ कर देखिए तो दिल दहलाने वाली ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं, इस कदर मौत और हादसा, इस कदर दिल को दहला देने वाली बेबसी और लाचारी आपने कभी देखी और सुनी नहीं होगी। पहले तो एक आध साल में हमारे किसी अपने के यहाँ लोग इस तरह की खबरें सुन लिया करते थे, लेकिन आज तो एक आध दिन में ऐसी खबरें हमारे कानों से होकर गुजरती हैं और हमारे दिल को झकझोर जाती हैं। हर बुरे वक्त के साथ ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन कोरोना काल से निकली पीड़ा, बेबसी और आक्रोश वो राजनीतिक पूंजी है जो आने वाले चुनाव में निवेश हो सकता है। जो चेहरे कल तक चहकते थे ये आज बिलख रहे हैं। जहां कल जिंदगी खिलखिलाती थी, आज वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अनमोल हो गई और जान का मोल मिट्टी बराबर रह गया है। कोई ऐसी रात नहीं जो डर के साए में न सिमटी हो। कोई ऐसी सुबह नहीं जो इस अंदेशे में ना उगती हो कि आज का सूरज कौन सी मनहूस खबर लेकर आएगा। हजारों हजार जिंदगियां मौत में यूं तब्दील हो रही हैं जैसे आगे ये दुनिया रहेगी ही नहीं। और ये दुनिया रहेगी और आगे जब देश अपना भविष्य तय करेगा, तब कोरोना की महामारी अपना हिस्सा मांगेगी और इस महामारी से लोगों की जिंदगी में आया अंधेरा भी अपना हिस्सा मांगेगा। और तब लोकतंत्र में हुकूमत के दावेदारों से हर संभव सवाल पूछे जाएंगे और तब आने वाले चुनाव में संभव हो कि विमर्श यानी चुनाव का विमर्श जाति और धर्म का उन्माद ना हो, उसमें देवताओं का फैला हुआ शोर ना हो और शायद शमशान और कब्रिस्तान का बंटवारा भी ना हो। तब हो सकता है कि ये कोरोना और कोरोना से निकली हुई पीड़ा ही चुनाव का और राजनीति का विमर्श बन जाए। लोग अपनों को खो रहे हैं, उन्हें ऐसी यादों की चिता पर जलाना पड़ रहा है जो कभी भूलेगी नहीं। गोरखपुर में एक भरे पूरे परिवार के मुखिया ने घर पर ही दम तोड़ दिया कोरोना से। बहू ने जिला अस्पताल की कुर्सी पर बैठे बैठे दुनिया को अलविदा कह दिया तो बेटे ने प्राइवेट अस्पताल में। घर में जो बचे हैं उनमें भी कोरोना के लक्षण होने के बावजूद टेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन हुकूमत कहती है कि सब कुछ ठीक है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। हुकूमतें डिनाइल मोड में होती हैं, लेकिन ये कोरोना का कहर कहीं जनता के आक्रोश में न बदल जाए और वो डिनाइल मोड में आ गई तो लोकतंत्र के नायकों का तिलिस्म बिखर जाएगा। एक 3 दिन में 3 लोग एक्सपायर कर गए। मेरे घर के लोग, कमाने वाले मेरे पापा थे और मेरे बड़े वाले भैया। ये एक शहर की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं। एक तरफ आपदा है तो दूसरी तरफ आपदा में अवसर। हापुड़ में 23 साल के एक नौजवान का प्राइवेट अस्पताल में देहांत हो गया कोरोना से ही। मौत के बाद अपना जवान बेटा खोने वाले बाप को अस्पताल ने 55,000 का बिल थमा दिया और पैसे नहीं मिले तो लाश बंधक रख ली। 4 तारीख की रात को बोले 11:30 बजे आपका बच्चा मर गया और आपका मोर्चरी में पड़ा, आप वहां से ले लो और 54,000 रुपये जमा करा दो जी। मैंने फिर एसडीएम साहब से गुहार करी, साहब मैं कैसे करूं। एसडीएम साहब ने भी, मैं इन्हें हॉस्पिटल वालों को कहा कि भाई ये देने के योग्य नहीं है तो आप इन्हें छोड़िए और इसकी पेमेंट हमारे माध्यम से हो जाएगी, लेकिन सर इन्होंने एसडीएम साहब की भी बात नहीं मानी। फिर मैंने इधर उधर से जैसे तैसे करके 35,000 रुपये इन्हें और दिए। टोटल अमाउंट 65,000 रुपये मुझसे ले चुके हैं।
कहीं घंटे के हिसाब से आपकी सांसों की कीमत वसूली जा रही है, तो कहीं कोई बेटी अपनी मां का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रही। कोरोना चरम पर है और सिस्टम गर्त में। सिस्टम ने देश को उसके दर्द के साथ आत्मनिर्भर छोड़ दिया है, लेकिन हुकूमतों की ये मरी हुई संवेदना याद रखी जाएगी उन लोगों के जहन में जो अपना सब कुछ खो चुके हैं। राजनीति का एक तर्क है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, मतलब बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है। लेकिन जिस परिवार के आंगन में किसी की लाश पड़ी हो, जिसने ऑक्सीजन की एक एक सांसों के लिए संघर्ष किया हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अपनी बोली लगाई हो, जिसके अपनों ने अस्पताल की बाट जोहते जोहते एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया हो, उस जनता की, पब्लिक की यादें कभी भूली बिसरी नहीं हो सकती। ये वो यादें हैं जो नासूर बनकर उसे टीस देती रहेंगी। हमारी गुजारिश है, आप सब अपने इस दर्द को सीने में सहेज कर रखिए। मौका आएगा, ज़रूर आएगा। दर्द के एक एक कतरे का हिसाब होगा। हुक्मरानों से, हमारे भाग्य विधाता बने सत्ता में बैठे लोगों से सच पूछिए तो ये हिसाब किताब शुरू भी हो गया है। बंगाल चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 8 चरणों में मतदान हुआ। हमारी रिसर्च टीम ने इसका विश्लेषण किया। आंकड़े चौंकाने वाले रहे। बांग्लार जय, बांग्लार जय। जैसे जैसे बंगाल में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, बीजेपी के वोट घटते गए। पहले दौर का मतदान 27 मार्च को हुआ था विधानसभा की 30 सीटों के लिए। तब बीजेपी को 40% कामयाबी मिली। 8वें चरण की वोटिंग आते आते बंगाल में कोरोना का विस्फोट हो चुका था। 29 अप्रैल को विधानसभा की 35 सीटों के लिए वोट डाले गए। इस फेज में तो बीजेपी की बैंड ही बज गई। पार्टी को 35 में से बस 4 सीटें मिली, मतलब उनकी कामयाबी का आंकड़ा रहा 11%। ममता बनर्जी शुरुआत से ही कम चरणों में चुनाव कराए जाने की मांग करती रही, लेकिन बीजेपी इसे ममता की हार का डर बताकर उनका मजाक बनाती रही। मैसेज ये गया कि बीजेपी के लिए सत्ता पहले है और लोगों की जान की चिंता बाद में। इसीलिए 200 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी ने अब 3 विधायकों से बहुत आगे बढ़ जाने पर ही खुश होने का बहाना ढूंढ लिया है। सीएम बनते ही ममता बनर्जी अब देश बचा लेने का दम भरती है। কিন্তু তাদের আজকে প্রায়োরিটি ছিল ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনাইজেশন, যেটা করা হয়নি। আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমাদের সরকার একমাত্র সরকার। আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে যখন কোভিড দেখা দেয়নি তখন লিখেছিলাম যে পয়সা দরকার হলে আমরা দেবো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গরিব হতে পারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনপক্ষে কাজ করার জন্য সমস্ত কিছু দিয়ে দিতে পারে। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেতনা এবং কর্তব্য। यूपी के पंचायत चुनाव के नतीजे भी कुछ ऐसी ही कहानी बयान करते हैं। सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई। चुनाव कराने का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का था, लेकिन जनता में संदेश ये गया कि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। उसे कोरोना की रत्ती भर फिक्र नहीं है। 4 चरणों में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़े। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बीजेपी का ग्राफ गिरता रहा। वाराणसी, अयोध्या और मथुरा जैसा गढ़ बचाने में भी बीजेपी नाकामयाब रही। जिनके बहाने पार्टी हिंदुत्व की राजनीति का झंडा उठाए रहती है। पंचायत चुनाव खत्म होते होते कोरोना गांव-गांव तक पैर पसार चुका था। चुनाव ड्यूटी में लगे कई टीचरों और कर्मचारियों को कोविड के चक्कर में जान गंवानी पड़ी। शिक्षक संघ ने तो 2000 लोगों की मौत का दावा किया है। मुख्य सचिव महोदय से हमारी वर्चुअल बैठक हुई शाम को 1 तारीख को, और उसमें हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई ये स्थितियाँ हैं कि हम एक सिलेंडर अपने आदमी को किसी को उत्तर प्रदेश में नहीं दिला पा रहे हैं, एक बेड नहीं दिला पा रहे हैं। आपके कहने पे हम लोगों को झोंका जा रहा है, तो बेड दिलाने का काम भी आपका होना चाहिए, गैस दिलाने का काम भी आपका होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और इन परिस्थितियों में हमने 1000 कर्मचारियों को अपने को खो दिया, उनके परिवारों को भी खो दिया। हमको झोंका इसलिए गया कि भाई चलिए हम लोग कोरोना वॉरियर्स का काम करेंगे, लेकिन आज की तारीख में कोरोना वॉरियर्स की जगह हम तो कोरोना फैलाने वाले हो गए। पिछले 7 सालों से बीजेपी यूपी में अपराजेय रही। पूरा विपक्ष मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने बीजेपी की हवा खराब कर दी है। कोरोना से उपजे दर्द ने सत्ता और राजनीति के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। तो क्या हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है? जानकार तो ऐसा ही मानते हैं। हाल फिलहाल में जो ऑक्सीजन बेड को लेकर के अस्पताल में बिस्तर न मिल पाने को लेकर जो त्राही हुई, जो तकरीबन हर घर में ऐसा है कि गम का माहौल है क्योंकि कोई जानने वाला, कोई अपना बिछड़ गया। मुझे लगता है चुनाव में ये गम और गुस्सा साफ उभर के सामने आएगा, और वो चुनाव चाहे वो 7 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, लोग
इस चीज़ को आसानी से भुला नहीं पाएंगे। और सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस गम और गुस्से को कैसे कम कर सके। जो अगली राजनीतिक वृत्तांत बनने जा रही है वो कोरोना वायरस डिटरमाइन कर रहा है, और वो बॉडी यानी बायोलॉजिकल बॉडी हमारी शरीर की चिंता पर केंद्रित होगी। उससे जुड़े हुए स्वास्थ्य की जो रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़े हुए जो स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ हैं, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का के मुख्य नैरेटिव बन के उभरेगी। और इसका उदाहरण पंजाब अभी हाल में हुए बंगाल चुनाव में मिल चुका है कि जिसमें जो पहले 2 फेज़ में भारतीय जनता पार्टी का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है, उसके बाद वो डीके करना शुरू करता है। कहने के लिए तो जनता जनार्दन है, जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही जनादेश का मान और सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव में जनता के लिए नहीं, अपनी अपनी गोटी सेट करने के हिसाब से मुद्दे गढ़े जाते हैं। वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है, लोगों को यानी जनता को लड़ा भिड़ा कर वोटों का गुणा भाग किया जाता है, उन मुद्दों को हवा दी जाती है जिससे सांप्रदायिकता और जातिवाद की आग फैले। कुल मिलाकर चुनावी राजनीति का बस एक ही फार्मूला है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन कोरोना की त्रासदी झेल रहे लोग अब इस बने बनाए सांचे को तोड़ने का मन बना चुके हैं। अपनों के टूटने और बिखरने के रिश्तों ने नई किस्म की राजनीति की नींव डाल दी है। नहीं, जाति धर्म से ऊब गए लोग। अब केवल जब आदमी के जीवन पर आ जाता है तो आदमी जाति धर्म भूल जाता है और तब वो अपनी हिफाजत चाहता है। तो हिफाजत के नाम पर अब सरकार के साथ कोई नहीं खड़ा है। सभी वर्ग आप पता लगा ले, सभी वर्ग, कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। 2-2, 4-4, 5-500 लोग प्रयागराज में प्रतिदिन मर रहे थे और रिकॉर्ड में नहीं आ रहे थे। पब्लिक सब देख रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मुद्दा है और विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से प्रभावित करेगा। तो हमें तो ये नहीं लगता कि कोरोना काल में कोई वोट करें जाति और धर्म के नाम से। अब ये सब काफ़ी लोग सभी का यही कहना है कि निकम्मी सरकार है, और हमें तो लगता है कि अब की जात और धर्म से उठ के लोग वोटिंग करेंगे। उम्मीद है कि सरकार बदल जाएगी। अभी तो 8-9 महीने चुनाव को बचे हुए हैं और तब तक कोरोना ख़त्म होने नहीं जा रहा है, और तीसरी लहर आने की भी जो है आशंका है, वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दी है। तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव भी जो है कोरोना काल में ही होगा, और उसका वही प्रभाव होगा जो पंचायत चुनाव कोरोना काल में हुआ है। परिणाम सब देख रहे हैं। देश भर में कोरोना से कोहराम मचा है। दूसरी लहर से घर घर मातम और आफत का डेरा है। जानकार तो तीसरी लहर तक की भविष्यवाणी कर चुके हैं। वैक्सीन के लिए मारामारी मची है। कभी विदेशों को वैक्सीन भेजकर विश्व गुरु बना हिंदुस्तान अब दुनिया के सामने याचक के रोल में है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना कब तक हमारे और आपके जीवन में रहेगा ये किसी को नहीं पता। ऐसे ही हालात में अगले साल की शुरुआत में यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव हो सकते हैं। इंसानियत की चीख पुकार के बीच मतदान कराने में हमारा चुनाव आयोग पीछे नहीं हटेगा। सबसे बड़ी लड़ाई तो यूपी की है। इस चुनाव की छाया 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़नी तय है। कहते हैं कि वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन कई बार कहावतें गलत भी हो जाती हैं। कोरोना ने जिस तरह इंसान के शरीर और फिर उससे आगे उनके मन पर घाव किया है, उसका कोई इलाज नहीं है। और इसीलिए अगली बार अगर चुनाव में कोई नेता जनता के घर की चौखट पर वोट मांगने आए तो उससे बड़ा विलन शायद कोई नज़र नहीं आए। और इस मुद्दे पर मैं जनता के साथ हूँ, क्योंकि कलफ लगाए एक चमकदार कुर्ता और सत्ता की एक कुर्सी की फिक्र अगर हमारे नेताओं ने नहीं की होती तो शायद आज पूरा देश इस तरह मरघट जैसा नहीं दिखता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।